सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। हम कल लास्ट टॉपिक में आपको बताए थे सेकंड मेथड, राइट। सेकंड मेथड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कौन सा सेकंड मेथड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड मेथड एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास तीन पेयर हैं, तीन पेयर में से कोई एक सॉल्व होगा और उस पेयर के सॉल्यूशन की मदद से कोई दूसरा पेयर सॉल्व होगा। इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं सेकंड मेथड को। एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में थर्ड मेथड की तरफ। तो हम लोगों ने जवाब दिया इसमें वो वाला दो दोनों एक ही जैसे हैं। तो जवाब मिला, यहां से प्रॉब्लम देखेंगे सभी बच्चे। प्रॉब्लम में है हमारे पास सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p + 3q इक्वल ऑफ द 3z प्लस 5z प्लस 10 ऑफ y माइनस का 3x। बड़े ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे सॉल्यूशन करने का तरीका। p और q है तो समझ में आ गया पार्शियल है। आर एस टी नहीं है तो वन ऑर्डर है सब, क्यों आर का ऑर्डर 2, एस का ऑर्डर 2, टी का ऑर्डर 2। आपने बोला गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज p + 3q 5z प्लस 10 ऑफ y माइनस का 3x। आपने यहां से बोला कंपेयरिंग बाई pp प्लस इक्वल टू कैपिटल R, वेर कैपिटल P बराबर 1, कैपिटल Q बराबर 3 और कैपिटल R बराबर 5z प्लस 10 ऑफ y माइनस का 3x। नाउ LAGRANGE Lagrange's auxiliary equations is dx upon p dy upon q dz upon r। p का मतलब कितना है मेरे पास 1, q का मतलब 3, r का मतलब 5z प्लस 10 ऑफ y माइनस का 3x। आपने बोला टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस dx अपॉन 1 dy अपॉन 3। फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शंस लिया हम लोगों ने तो कितना हुआ 3dx इंटू dy। आपने बोला dy इक्वल ऑफ द 3dx। आपने कहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कितना हो गया y इक्वल ऑफ द 3x प्लस का c1, तो y माइनस का 3x इसके बराबर आ गया c1 के, राइट। फिर आपने बोला
सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस लेते हैं, नहीं हो पाएगा सॉल्व, वाई और जेड है, एक्स आ रहा है साथ में। फिर आपने बोला फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस लेते हैं, नहीं हो पाएगा सॉल्व, क्यों नहीं हो पाएगा, क्या क्या साथ में आ रहा है, एक्स और जेड, लेकिन इसमें वाई आ रहा है साथ में एक्स्ट्रा, तो ये कन्फर्म है। बाकी के दो पेयर बचे हैं, उनमें से कोई एक पेयर ऐसा होना चाहिए जो आपस में सॉल्व हो जाए पहले वाले सॉल्यूशन की मदद से। आपको पता लगा जो सेकंड पेयर है और थर्ड पेयर है वो सॉल्व इस वजह से नहीं हो पा रहा है, अगर हम dx और dz में चलते हैं तो y एक्स्ट्रा आता है, और dy और dz में चलते हैं तो x एक्स्ट्रा आता है, तो इनको गायब ही क्यों न कर दूं। तो आपने बोला देखो y माइनस 3x यहां पे हो, y माइनस 3x मिल गया। तो आपने बोला टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, तो कितना हुआ मेरे पास dx अपॉन 1 dz अपॉन द 5z प्लस 10 ऑफ y माइनस का 3x। आपने कहा पुटिंग y माइनस का 3x बराबर c1, देन dx अपॉन 1 बराबर dz अपॉन 5z प्लस 10 c1, z के साथ z का फंक्शन, x के साथ x का फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये क्या बन गया x, ये क्या बन जाएगा बोलो भैया 1/5z प्लस 10c1 किस में जाएगा अपने आप, लॉग में, किस में जाएगा, लॉग में। तो लॉग कितना बन गया मेरे पास, लॉग ऑफ 5z प्लस 10c1, तो एक कांस्टेंट हो गया आज। तो एक तरह से मान लो कि 5z प्लस 2 लिखा है ये, तो 5z प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1/5 लॉग ऑफ 5z प्लस 2। बस उसी को लिया आपने पुटअप कर दिया, कितना मिला 1/5 लॉग ऑफ 5z प्लस 10c1 प्लस का c2। सभी को अपना लेफ्ट साइड में ले आइए एलसीएम के साथ में, तो कितना मिल जाएगा 5x माइनस का लॉग ऑफ 5z प्लस 10c1 की वैल्यू कितनी है, y माइनस का वैल्यू ऑन कर दी गई, और 5c2 को हम c2 ही लिख देते हैं, बगल में बता देते हैं 5c2 बराबर डार्क c2। कोई दिक्कत, तुरंत आपको पता लग गया कि c1 c2 के फॉर्म में हमारे पास क्या है। आपने यहां से तुरंत बोला रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज फाई ऑफ c1 कॉमा बराबर 0, c1 की वैल्यू कितनी है, नहीं बेटा हाँ y माइनस 3x, c2 की कितनी है 5x माइनस का लॉग ऑफ 5z प्लस 10 ऑफ y माइनस का 3x पेयर 1 इक्वल टू 0 OR। और इसके सॉल्यूशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, C2 वाले सॉल्यूशन में y माइनस 3x आ रहा है और C1 किस पे डिपेंड है, y माइनस 3x पे। तो इसे लिखने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है 5x माइनस का लॉग ऑफ 5z प्लस 10 ऑफ y माइनस का 3x, किसका फंक्शन है y माइनस, तो ये भी y माइनस 3x इसी से तो बना है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 5 ऑफ y माइनस का 3x। तो ये C1 वाला हो गया, ये C2 वाला है, लेकिन C1 के द्वारा C2 निकला है वो उसके अंदर पूरा लाई कर रहा है, इस वजह से उसके नाम को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। बता इस वजह से दिया है, कभी जब आपकी बुक में आंसर दिया गया हो इस तरह से तो आपको कंफ्यूजन ना हो, कभी हाई लेवल में आप लोग इस तरह से करें तो कंफ्यूजन ना हो। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, जल्दी से नोट करिए फिर आगे की बात करेंगे। मैंने इसमें आपको मैकेनिक्स में 3 लेक्चर दिए थे बेटा, कितने दिन हो जाते हैं आप लोग करते नहीं हैं।
नई प्रॉब्लम के साथ देखेंगे सभी बच्चे। तो आपने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, इसमें से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2 देखें, यहां से हमने हटा दिया इसको। इन्होंने क्या दिया है, सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन P माइनस का Q माइनस का स्मॉल q इक्वल ऑफ द z अपॉन x प्लस वाई। बच गया, चला जाता। तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, P माइनस का Q बराबर z अपॉन द, आपने बोला कंपेयरिंग बाई पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू कैपिटल R। तो पता लगा वेयर P बराबर 1, Q बराबर -1, R बराबर Z अपॉन X प्लस वाई। आपने बोला लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। p का मतलब 1, q का मतलब -1, r का मतलब z अपॉन द x प्लस वाई। आपको पता लग रहा है पहला और दूसरा ले सकते हैं, तो आपने बोला टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस। तो पता लगा यहाँ से dx अपॉन 1 dy अपॉन -1, तो माइनस का dx इक्वल ऑफ द dy इंटीग्रेटिंग वो साइड्स x प्लस वाई बराबर का c1, एक ही तरफ ले गया। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब फिर दोबारा आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की, तो सॉल्व करने पे पता लगा अगर हम दूसरा तीसरा सॉल्व करते हैं तो dy dz के साथ x एक्स्ट्रा है। अगर हम पहला और तीसरा सॉल्व करते हैं तो dx dz के साथ y एक्स्ट्रा है। इस वजह से रूल नंबर 1 से सॉल्व नहीं होगा। अगर x गायब हो जाए या y गायब हो जाए तो काम बन जाएगा। तो आपने बोला इक्वेशन नंबर 1 की मदद से इसकी वैल्यू पुटअप कर दें तो दोनों ही गायब हो जाएंगे। तो आपने बोला टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस। तो थर्ड फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास, z अपॉन द x प्लस वाई। तुरंत आपने यहां से जवाब दिया सॉल्व करने के नेचर पर। कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स से पहले पुटिंग x प्लस वाई इक्वल टू c1, तो dx अपॉन 1 बराबर z अपॉन द c1 को अपने पास ले जाओ तो कितना हुआ, dx बराबर का c1 dz अपॉन z। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स x इक्वल ऑफ द c1 log z प्लस c2, तो x माइनस का c1 log z इक्वल टू c2। c1 की वैल्यू कितनी है, log z बराबर c2। क्यों बच्चा, तुरंत यहां से बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज फाई ऑफ c1 कॉमा c2 x प्लस वाई कॉमा x माइनस x प्लस वाई
और दूसरा तरीका लिखने का, ये फंक्शन किसका है, C1 के साथ C1 की वैल्यू क्या x प्लस वाई, तो क्या लिखेंगे x माइनस एक्स प्लस वाई लॉग जेड बराबर फाई ऑफ x प्लस वाई। तो ये भी एक आंसर है और ये भी एक आंसर है। दोनों को किसी भी पैटर्न से लिखा जा सकता है, तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो अपने साथ। अगर चॉइस में इस तरह से दे रखा है या आपकी बुक में इस तरह से दे रखा है तो इस तरह से करेंगे, अगर इस तरह से तो इस तरह से करेंगे। आप सब्जेक्टिव पैटर्न सीख रहे हो या ऑब्जेक्टिव पैटर्न, दोनों के लिए इसी तरह से ही आर्टिकल्स ये समझाया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट तो है ही अपने आप में, और बिना सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव समझा नहीं जा सकता।
राइट बेटा जी। तो फंडा आप सीख रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। ग्रुप में जोड़ दिया, देख लिया? हाँ। It is clear? Any confusion, any doubt? इतनी बात समझाने के बाद अब इसमें आता है बेटा जी हमारे पास रूल नंबर 3। ये क्या बवाल है रूल नंबर 3? ये तो समझ में आ गया अब आपको। अब रूल नंबर 3 ये कहता है हमारे पास 3 पेयर हैं, मतलब 3 फ्रैक्शन हैं, 3 फ्रैक्शन से 3 पेयर बनते हैं। पहला दूसरा फ्रैक्शन, दूसरा तीसरा फ्रैक्शन, तीसरा पहला फ्रैक्शन, इस तरह 3 पेयर बनते हैं। तीनों पेयर में से एक सॉल्व हो जाए, लेकिन बाकी के जो 2 पेयर हैं वो सॉल्व भी ना हो पाए, उनके लिए कोई अलग एप्लीकेशन करना पड़े। एक एप्लीकेशन बोर्ड पे सिखाया, पहले वाले सॉल्यूशन की मदद से बाकी के 2 पेयर में कोई एक सॉल्व हो जाए, वो भी नहीं लग रहा है, रूल नंबर 2 नहीं लगा। तब इस्तेमाल करते हैं रूल नंबर 3, या तीनों पेयर में से एक भी पेयर सॉल्व न हो तो न रूल नंबर 1 लगेगा न रूल नंबर 2 लगा। तो वहां हम लोग अपनी मर्जी से एक नेचर बताने वाले हैं मल्टीप्लायर्स का। मल्टीप्लायर्स ढूंढेंगे, उस जगह लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। तो अपने आप में ये कैसा है? खतरनाक है। ये अपने आप में कैसा है? खतरनाक है। तो उसको इस तरह से अपने आप में कंप्लीट करिए आप सभी। तो उसमें हमें क्या सीखना पड़ेगा? मल्टीप्लायर्स। तो ये रूल नंबर जो 3 है, कुछ बेटा खूब रोशन करो। तो रूल नंबर 3 है वो इतना आसान नहीं है। रूल नंबर 3 की वजह से ही इस चैप्टर को टिपिकल चैप्टरों में डाला गया है। तो अब इसमें आते हैं हम लोग रूल नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लायर्स। और मल्टीप्लायर्स में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम कैसे सॉल्व करें मल्टीप्लायर्स के एप्लीकेशन को, कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसको उसी तरह से लेके चलना पड़ेगा। तो सभी बच्चे डालें इसमें रूल नंबर 3। तो अभी हम बात कर रहे थे मल्टीप्लायर्स की।
तो मल्टीप्लायर्स ढूंढते कैसे हैं रूल नंबर 3 के लिए? पहले ये देखते हैं रूल नंबर 3 कब लगता है। जब रूल नंबर 1 और 2 ना लगे, या रूल नंबर 1 लग जाए लेकिन दूसरा आंसर निकालने के लिए रूल नंबर 2 न लग पाए, तो हमें या तो दोनों आंसर के लिए रूल नंबर 3 लगाना पड़ेगा, या कम से कम एक आंसर के लिए उसमें लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास बन गया रूल नंबर 3। दिस इज द रूल नंबर 3। यह कहता है हमारे पास इफ P1, Q1, R1 are functions of x, y, z और कांस्टेंट्स, ये अपनी मर्जी से माने जाते हैं, कॉमा देन न्यू फ्रैक्शंस नेचर इज dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। ये तो पुरानी है, प्रॉब्लम थी भाई। इनकी मदद से एक नया फ्रैक्शंस बनाते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा। कैसे? P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz P1 इंटू P प्लस Q1 इंटू Q प्लस R1 इंटू R। बच्चे बोले ये जो P1 Q1 R1 माना है, ये तो ऐसे कुछ भी मान लें, फिर ये कैसे सॉल्व होगा? कुछ भी नहीं मान सकते। P1 Q1 R1 इस तरह का माना जाएगा कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 0। डिनोमिनेटर क्या हो जाए? तो हम यहाँ बताएंगे आपको, वेयर P1 इंटू P प्लस Q1 इंटू Q प्लस R1 इंटू R इक्वल टू 0। ये क्या हो जाना चाहिए? 0। देन तो यहाँ इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, तो ये 0 में चला जाएगा, तो क्या बचा? P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz बराबर। तो ये जो P1 Q1 R1 कैसे माने जाएंगे कि P1 का मल्टीपल P में करें, Q1 का मल्टीपल Q में करें, R1 का मल्टीपल R में करें और तीनों को जोड़ दें, तो वो क्या आना चाहिए? 0। तब एक नया फ्रैक्शंस बन के तैयार होगा। यहाँ इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, m मान लिया, तो ये कहाँ चला गया? 0 में। तो ये सामने आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारे सामने एक सॉल्यूशन निकलना चालू हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन we will find solutions। ये तरीका थोड़ा खतरनाक है, पहले फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। आज मौसम फिर बिगड़ गया। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? तो ये आप लोगों की बात समझ में आ गई। इस टॉपिक की बात करेंगे हम लोग कल। अगर ये समझ लिया तो ये चैप्टर जल्दी समाप्त हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। बढ़िया टॉपिक है। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार।